क्या आना है हमने, और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को जानना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए आपके सामने एक टेबल है, इसमें हिंदुस्तान के 50 सालों का डिजास्टर आज़ादी के बाद आपके सामने रखा हुआ है, 1950 से 2000 तक। इसमें मेजर डिजास्टर्स जो दिख रहे हैं उसमें आपको पारादीप उड़ीसा में एक साइक्लोन दिखेगा, फिर चिराला आंध्र प्रदेश में एक दूसरा साइक्लोन दिखेगा। 10-10 हजार लोग उस समय, कौन से साल में, 71 में 77 में 10-10 हजार लोगों की मौत हुई थी उसमें। और सबसे लेटेस्ट जो था उसके बाद 1993 का लातूर का भूकंप महाराष्ट्र में। अभी हम भूकंप के जोन के ऊपर बातचीत कर रहे थे। आप में से कोई बता सकता है महाराष्ट्र का लातूर कौन से सिस्मिक जोन में आता है? अंदाजन वहां पे एक ऐसा भूकंप आया था जिसमें 9,500 लोगों की मौत हो गई थी 1993। 5+ होगा, 7 जोन 5 अंदाज से हम बता सकते हैं, जोन 5। और कोई 6 जोन 1 1 नहीं होगा, तुक्का मार लीजिए सारा। 6 होगा। सर नहीं, वो नहीं करेंगे, गूगल सर्च नहीं करेंगे। अब ये समझिए कि वो जोन 1 और 2 के बीच में आता है। अरे तो कुछ नहीं है। जब जोन 1 और 2 में ऐसा भूकंप आ सकता है जहाँ पे 9,500 लोग 1993 में मर जाते हैं, पूरा सिटी बर्बाद हो जाता है, तो जोन 5 में क्या हो सकता है? तो ये कभी नहीं समझना है कि जोन 1 है तो वहां पे भूकंप नहीं आऊंगा, ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद ये भयंकर डिजास्टर था, ये सबको याद होगा, इसको उड़ीसा का शोक थे 1999 में सुपर साइक्लोन ऑफ उड़ीसा। फिर से 10,000 लोग मरे तकरीबन, और लाखों करोड़ों की संपत्तियां बर्बाद हुई। ये क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको? अभी यहाँ पे बैठे हुए हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम ये नहीं देता, सिस्टम वो नहीं देता, सिस्टम ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। ये 50 साल के बाद, एक्सपीरियंस के बाद, पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट के मैकेनिज्म में पूरे देश में पैराडाइम शिफ्ट होता है। पैराडाइम शिफ्ट जिसको कहते हैं। यहाँ से नींद खुलना शुरू हो गया था लातूर से, और इसको आगे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगा। और उसके बाद 2004 में क्या हुआ था? सुनामी झकझोर के रख दिया इसने। सिर्फ मौतें नहीं होती थी, इतनी सारी संपत्ति बर्बाद होती थी कि उसको दोबारा से बनाने में सिस्टम का भी दम निकल जाता था। नेक्स्ट स्लाइड। 50 साल आपने देखा था, अब यहाँ पे एक क्लिक और मारो, पीछे जाओ। ये आप अगला जो टेबल देखेंगे ये 2000 से 2005 तक का है, 5 साल। अब नेक्स्ट पेज आप 5 साल में कि क्या क्या होता है रोज। फिर से वैसा लातूर से भी भयंकर भूकंप, 2004 की सुनामी, बाकी सब ऐसे ही छोटा मोटा लिखा हुआ है। क्या हुआ इसका रिजल्ट? सिस्टम कैसे चेंज होता है? आगे स्लाइड पे जाइए, देखिए सिस्टम जगता कैसे है। 2001 तक डिजास्टर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। 1999 में उड़ीसा सुपर साइक्लोन के पहले बाकी डिजास्टर्स को देखते हुए हाई पावर कमेटी सेटअप हुआ जेसी पंट के अंडर में। ऑल पार्टी नेशनल कमेटी मीटिंग 2001 में, भूकंप, गुजरात भूकंप के जस्ट बाद। सिस्टम सोया नहीं रहा, आप लोग देख सकते हैं। 2002 जून में गृह मंत्रालय को डिजास्टर मैनेजमेंट की जिम्मेवारी ट्रांसफर हो गई। 2005 में
एक्ट जो आप देखते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कोविड-19 के टाइम में पूरे कंट्री में लागू हुआ था, वो बनना शुरू हो गया था तभी 2002 से, या शायद उसके भी थोड़ा पहले से, और 2005 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों में ये पास हुआ। और इस एक्ट के अंदर 2005 में, दिसंबर 2005 में पास होने के बाद क्या होता है, कोई बता सकता है? डिजास्टर मैनेजमेंट का 3 टायर सिस्टम कंट्री में स्टैब्लिश होता है। आगे जाइए। नेशनल विजन क्या था? अभी देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आप पढ़े होंगे, ये सब कुछ यहाँ पे। नेशनल विजन कहता है 2005 के एक्ट में, टू बिल्ड ए सेफर एंड डिजास्टर रेसिलिएंट इंडिया बाय डेवलपिंग ए होलिस्टिक, प्रोएक्टिव, मल्टी डिजास्टर ओरिएंटेड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटेजी थ्रू कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। 2005 से अभी हम लोग कौन से साल में बैठे हुए? 22। कितना साल हुआ? 17 साल। 17 साल में 3 टायर मैकेनिज्म का बनना, हर डिजास्टर के ऊपर गाइडलाइन बन जाना, 12 बटालियंस एनडीआरएफ की स्टैब्लिश कर देना। सोचिए, पैराडाइम शिफ्ट जो नेशनल विजन था, उसमें आपने देखा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास क्या था, कुछ हो गया उसके बाद क्या करना है, उससे एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच कि पहले क्या करना है, दौरान क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है। नॉट ओनली रिस्पॉन्स बट प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, रिकवरी, रिस्पॉन्स, और फिर से साइकिल चालू, नो स्लिप। अब सोना नहीं है, अगले डिजास्टर का इंतजार नहीं करना है। हर आदमी हर लेवल पे, अपने लेवल पे, अपने पैरों पे है। अभी कोई डिजास्टर नहीं हुआ है, हम क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन कर रहे हैं। पीछे ही रहो। डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऐसे ही, अभी किसी ने सवाल भी पूछा था जिसमें मैंने बताया था आपको फंड्स के बारे में, तो अभी दोबारा मैं नहीं बोलूंगा, एक बार ऑलरेडी हो चुका है। एनडीएमए को जब इस्टेब्लिश किया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, तो प्राइम मिनिस्टर को इसका खुद चेयरपर्सन बनाया। डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, 3 टायर सिस्टम, जैसे पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम। एनडीएमए प्राइम मिनिस्टर, एसडीएमएस बाय चीफ मिनिस्टर, डीडीएमएस बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। इससे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन दूसरा इस कंट्री में कोई नहीं हो सकता। एग्जीक्यूटिव पावर्स के सुपर बॉसेस को इनका चेयरपर्सन, चेयरमैन हर लेवल पे बनाया। इसके अलावा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसमें जितने भी आपके पहले का ये थोड़ा सा है, ये जितने मिनिस्ट्रीज हैं सबके सेक्रेटरीज को इस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य बनाया गया है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है, वो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के, जो एनडीएमए की एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके चेयरमैन। थिंक ऑफ द पावर्स ऑफ दिस कमेटी, यहाँ पे क्या हो सकता है। नेक्स्ट, अब ये नहीं है कि एनडीएमए बन गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ड्रॉट मैनेजमेंट की, वो पूरी एनडीएमए के पास आई। अब ये नहीं है कि एनडीएमए बन गया तो फ्लड मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है वो एनडीएमए का प्रॉब्लम हो गया। मिनिस्ट्रीज जो पार्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल हैं जिस काम के लिए, उनके पास ही रहेगा। ओके, बट एनडीएमए का रोल क्या हो गया? उनको गाइड करना, गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन एंड सिनर्जी प्रोवाइड करना। आपने अब अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देखते हैं आप, तो इस देश में सूखे की समस्या का निजात पाना होगा, और उसकी वजह, उसके लिए आप किस तरह का गाइडलाइन बनाएंगे, क्या सजेशंस होंगे, आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारा कोऑर्डिनेशन, सिनर्जी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से मंत्रालय को जाता है। हर चीज में वैसे ही, मैं सिर्फ एक मिनिस्ट्री की एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एसडीएम में बताया आपने, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। जिस तरह से नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उसी तरह से स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी भी होती है, जो चीफ सेक्रेटरी हेड करते हैं स्टेट में। इनका काम है कि जो नेशनल पॉलिसी, नेशनल प्लान बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में कैसे हो।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेम आपने बताया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और साथ में चेयरपर्सन जो है जिला परिषद के उनको को चेयरपर्सन बनाया गया है, इसलिए कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो आम आदमी है उसका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ इंटरेक्शन, नॉट कंप्लीटली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इसको बनाया गया जहाँ पे आम आदमी का कोई से ही नहीं। एनीवे, अभी तक हम लोग इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, अभी मैनेजमेंट ऑथोरिटीज की 3 टायर, अभी यहाँ पे देखिए रिस्पांस भी जो है वो 3 टायर। नेशनल लेवल पे एनडीआरएफ है, आप सबको पता है एनडीआरएफ डिफेंस फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और दूसरी सेंट्रल एजेंसी जब आर्मी भी इंक्लूडेड है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एनडीआरएफ को बनाया ही इसलिए गया है, स्टैंड एलोन फोर्स, उनका किसी इलेक्शन ड्यूटी में किसी दूसरी जगह पे डिप्लॉयमेंट तक नहीं है, परमानेंटली ऑन द व्हील फॉर एनी डिजास्टर। लेकिन उनका डिजास्टर का लेवल जो है दे आर नॉट मींट फॉर लेवल 1 और 2 डिजास्टर, दे आर फॉर लेवल 3 डिजास्टर। बट अब हुआ क्या, एक बार एनडीआरएफ बन गई तो स्टेट गवर्नमेंट सो गई, कुछ भी होता है एनडीआरएफ को बुला लो, उनका अपना काम रुक गया। अब ये एसडीआरएफ जब से बनना शुरू हुआ है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो स्टेट बहुत लोगों ने प्रोएक्टिव काम किया है, बिहार ने भी एसडीआरएफ इस्टेब्लिश किया है, बट बहुत जगह पे अभी ये काम हो ही रहा है। इसीलिए यहाँ भी स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है, स्टेट की बात आ जाती है, किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो बहुत कुछ स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्पांस के लिए आपको पता है सिविल एडमिन पुलिस सबकी ट्रेनिंग होती रहती है, सारे के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एनडीआरएफ का काम आपको क्या लगता है सिर्फ डिजास्टर के टाइम में रिस्पांस करना है? नहीं, वो तो उनका प्राइम काम है, जब करते हैं वो करते हैं। Specialized response during disasters, proactive deployment during impending disaster situation। पता चल गया कि कहीं साइक्लोन आना है, कुछ होना है, पहले से ही पहुंच जाते हैं इवैक्यूएशन के लिए। उसके बाद जब नॉन डिजास्टर पीरियड होता है, फौज बैठी नहीं रहती, आराम नहीं करती। बेसिक ट्रेनिंग एंड ऑपरेशनल लेवल ट्रेनिंग टू स्टेट रिस्पांस फोर्सेस, पुलिस, सिविल डिफेंस, होम गार्ड, सबको ट्रेनिंग देते रहते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। अब तो इससे भी आगे बढ़ करके वॉलेंटियर लेवल की ट्रेनिंग देते हैं ये डिस्ट्रिक्ट में जाकर, ताकि जब इनको जाना पड़े, इनको वहाँ लोकल लैंग्वेज बोलने वाला, लोकल रास्ता जानने वाला वॉलेंटियर ऑन द ग्राउंड अवेलेबल। कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग भी करते रहते हैं, और साथ में ये पार्टिकुलर एरिया में अपना लेसन, रिहर्सल्स, मॉक ड्रिल्स वगैरह करते रहते हैं, ताकि इनको सब कुछ पता रहे कौन सा नंबर है, किसका नंबर है, कहाँ पे जाना है, हॉस्पिटल्स कितने हैं, सर्च कैपेसिटी में हॉस्पिटल के बेड कितने बढ़ सकते हैं, एक रास्ता टूट गया है या डूब गया है तो दूसरा कौन सा रास्ता है, तो नॉन स्टॉप वर्क। ये फोर्स 2005 में बनती है, 2005 से स्टार्ट होती है, और आज ये दुनिया की, पूरे दुनिया की स्टैंड एलोन सिंगल लार्जेस्ट डेडिकेटेड फोर्स फॉर डिजास्टर रिस्पांस। नेक्स्ट पेज। इसके बाद एनडीआरएफ के बाद बाकी रिस्पांस एजेंसीज भी जब बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, उत्तराखंड आपको याद होगा, नेपाल आपको याद होगा अभी, तो उसमें इमीडिएटली नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिसको एनसीएमसी कहते हैं, हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल, जो कि ब्यूरोक्रेसी में सबसे हाईएस्ट ऑफिसर है कंट्री का, वो हेड करता है, और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, होम सेक्रेटरी डायरेक्टली मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट रोल प्ले करती है। ये 2 बार एक्टिवेट हुआ है अभी तक इस देश में। कब कब कोई एग्जाम्पल कोई बता सकता है कब हुआ होगा? उत्तराखंड, राइट आंसर। दूसरा टाइम नेपाल डिजास्टर में हुआ इमीडिएटली। जब एनडीआरएफ और हमारी स्टेट की फोर्सेस या लोकल लेवल की फोर्सेस कैपेबल नहीं होती हैं, कम पड़ जाती हैं, तब इंडियन आर्म फोर्सेस को और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को, जिसको पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कहते हैं,
उनको बुलाया जाता है, साथ में मिल कंधे से कंधा मिला करके काम। इन वास्तव में जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, पैरामिलिट्री में चाहे वो CISF हो, ITBP हो, BSF हो, जितने भी नाम हैं, ये रिस्पांस कैपेसिटी में जब NDRF और SDRF के हाथ से बाहर हो जाता है तो इनका भी ज्वाइंट एक्सरसाइज चलता है कि साथ काम करना है तो कैसे। आप लोगों में से जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होगा उसको आइडिया होगा कि दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसकी कोई वैल्यू होती है? नहीं होती। आपकी वैल्यू उसी की है जो आपका रिपोर्टिंग ऑथोरिटी है, दैट्स इट। बट यहाँ पे तो एक ऐसे सिचुएशन में काम करना है जहाँ पे सब कुछ चारों तबाही मची हुई, एक तरफ पैरामिलिट्री है, एक तरफ आर्मी है, एक तरफ NDRF है, सबका सिस्टम अलग अलग, कैसे काम हो सकता है? उसके लिए भी पीसफुल टाइम में पूरा एक्सरसाइज होता है, मॉक एक्सरसाइजेस करते हैं, ड्रिल्स करते हैं। और वो NCMC कमेटी और NEC जो बनी है इसी वजह से बनी है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, पुलिस भी है वहाँ पे, ओके, सबको एक साथ मिल के काम करते हैं। तो दे आर हेडेड बाई सच ए लेवल ऑफिसर जिसको सबके ऊपर कंट्रोल। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पैराडाइम शिफ्ट में यही 7 पिलर स्ट्रेटेजी जो है कंट्री ने अपनाया है, इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया। प्री डिजास्टर फेज में प्रिवेंशन, कोई बताएगा क्या है ये? प्रिवेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन तैयारी करना, फिर से खतरे को रोकना, पूरी तरह से रोकना। देना। मिटिगेशन क्या होता है? खतरे को कम करना, खतरे को कम कर देना। प्रिपेयर्डनेस क्या होता है? तैयारी करना। ये दोनों प्रिपेयर्डनेस है या नहीं है? हाँ है। क्योंकि एक में आप खतरे को कम कर रहे हैं, दूसरे में आप मिनिमाइज कर रहे हैं। ऑल द पार्ट्स आर प्रिपेयर्डनेस, बोथ आर द पार्ट ऑफ प्रिपेयर्डनेस। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या क्या हो सकता है? खुद को खतरों के लिए तैयार कर, सारी चीजें कैपेसिटी बिल्डिंग है। यहाँ पे ये ट्रेनिंग हो रही है, ये भी कैपेसिटी बिल्डिंग है। कैपेसिटी तो समझ गए ना आप?